Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter 1st of class 8 crop production and management. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay, so let's get started. Now what is crop? क्रॉप क्या होती है? जब कोई भी प्लांट को हम लार्ज स्केल पर उगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप. ठीक है, सेम टाइप की क्रॉप होनी चाहिए, यूँ नहीं कि डिफरेंट प्लांट्स उगा दिए. एक ही प्लांट होना चाहिए, उसको लार्ज स्केल पे जब उगाया जाता है तो उसको क्रॉप कहते हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड इज कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड द क्रॉप. ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वीट की क्रॉप हो गई. इसमें क्या होता है, सारे के सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है फील्ड में, यानी कि खेत में. गेहूं के खेत होते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉप. नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी करता है. आपको पता होगा कि इंडिया में हर एक जो स्टेट होता है उसका सीजन, मौसम, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ अलग होता है. ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो हर स्टेट के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है. ओके, नाउ हमारे पास में 2 टाइप्स की क्रॉप होती है. एक होती है खैरिफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप. खैरिफ क्रॉप क्या होती है? दिस क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर इन द रेनी सीजन. ये जून से सितंबर में उगाई जाती है रेनी सीजन में. इसका एग्जाम्पल्स है जैसे कि पेडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. और जो रबी क्रॉप्स होती है वो कब उगाई जाती है? अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में, यानी कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन. इसके एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप. ओके, नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज को किसी क्रॉप को उगाने में करी जाती है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. नाउ व्हाट ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर डन इन कल्टिवेटिंग द क्रॉप, विल स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट हमारे पास में आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. सेकेंड आता है सोइंग. थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. उसके बाद इरिगेशन किया जाएगा. इरिगेशन के बाद क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, विनोइंग करेंगे और फिर उसकी स्टोरेज करेंगे. सो हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को. सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. अब इसमें प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लगिंग करेंगे और फिर लेवलिंग करेंगे. नाउ प्लगिंग क्या होती है? प्लगिंग होती है कि सॉइल को लूज करेंगे, थोड़ा सा उसको जैसे सॉइल होती है उसमें थोड़ा सा उसको लूज करेंगे और तो उसके बाद में सीड्स को बोना थोड़ा आसान पड़ता है. ठीक है, तो लूजनिंग ऑफ ये जो प्रोसेस होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द प्लगिंग और द टिलिंग, एंड दिस इज डन यूजिंग द प्लग. प्लग को यूज किया जाता है इसमें. ओके, नाउ द प्लग्ड फील्ड्स हैव बिग पीसेस ऑफ द सॉइल. उसको हम बोलते हैं क्रम्स. कभी कभी प्लग फील्ड्स में बहुत बड़े बड़े पीसेस भी होते हैं मिट्टी के, उसको हम बोलते हैं क्रम्स. अब क्वेश्चन ही होता है कि प्लगिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है सॉइल की, प्लगिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? तो उसके लिए हमारे पास में आंसर्स है कि जो लूज सॉइल होती है इससे क्या होता है कि रूट्स जो होती है प्लांट की वो बहुत ही डीपली पेनिट्रेट हो जाती है सॉइल में. ओके, दूसरा है कि इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है. जैसे ही हम खुदाई करेंगे सॉइल की तो जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल होती है वो ऊपर आ जाएगी और जिसको प्लांट है वो यूटिलाइज करेगा. थर्ड है कि जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनकी ग्रोथ के लिए भी ये प्लगिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. उनको भी उनके ब्रीदिंग के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स मिले उसके लिए भी प्लगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्लगिंग करी जाती है. नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कि जो भी टूल्स हम ड्यूरिंग द ये फार्मिंग में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ करे जाते हैं, उन सारे टूल्स को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं. अब जैसे प्लगिंग है वो कैसे करी जाएगी, कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी कि टूल्स यूज़ किए जाएंगे उसके लिए? प्लग, हो एंड कल्टीवेटर.
सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लग। इट इज़ यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम। ये एंशिएंट टाइम यानी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि वीड्स को हटाया जाता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं और सॉइल को प्लग किया जाता है। ये या तो वुड का बना हुआ होता है या तो आयरन का भी बना हुआ होता है। और ये जो होता है सॉरी, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड ओनली, नॉट द आयरन। और ये जो है बुल्स के बीच में रखा जाता है प्लग को। आपने अपनी बुक्स में फ़ोटोज़ देख रखी होगी, आप वहाँ से फ़ोटोज़ देख सकते हैं। मैंने इसकी फ़ोटो नहीं बनाई है इसमें। नाउ हो क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिग अप द सॉइल टू रिमूव द वीड्स एंड लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग। कोई भी सैपलिंग यानी कि छोटा सा जो पौधा होता है उसको लगाने के लिए सबसे पहले सॉइल को लूज़ किया जाता है और वीड्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हटाया जाता है। वीड्स क्या होते हैं उसको हम लेटर क्लास में पढ़ेंगे। नाउ बेसिकली अनवांटेड प्लांट होते हैं, उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है हो को इसलिए हो यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर टूल क्या होता है, इट इज़ अटैच टू द ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ होता है और ये सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करता है। इससे हमारा टाइम और जो लेबर है वो दोनों सेव होते हैं। नाउ हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल का, वो था लेवलिंग। एक तो था प्लगिंग एंड सेकंड इज़ द लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है कि सॉइल को पूरे एक लेवल पे किया जाता है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ अगर सॉइल ऐसी है तो उसको एक लेवल में किया जाएगा जिससे कि सोइंग और इरिगेशन अच्छे से करा जाए। नाउ नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग मतलब कि बीज बोना। इसके लिए हमको गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए होते हैं जो कि हाई यील्ड क्रॉप दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्रॉप को दे। ऐसे सीड्स हमको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और ये कैसे करे जाते हैं, या तो ट्रेडिशनल टूल से किए जाएंगे या तो सैंड ड्रिल से किए जाएंगे। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, ये फनल शेप का टूल होता है विच इज़ फिल्ड बाय द सीड्स। ओके, ऐसा होगा ये, इसमें सीड्स भरे जाएंगे। सीड्स पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड्स दैट पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स इन दैट स्पेस। ओके, ऐसे फनल्स जो होते हैं वो ग्राउंड में लगाए जाते हैं और डायरेक्टली इसमें सीड्स डाला जाता है। ये फनल पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ये जो पाइप्स होती है वो सॉइल में जाती है। अब यहाँ से आप सीड डालोगे, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली इनटू द सॉइल में जाएगा। ओके, और ये एक स्पेस में लगाए जाते हैं। यूँ नहीं होता है कि एक ही जगह पे आप 3-4 सीड डाल दो, एक यहाँ है, फिर यूनिफॉर्मली ये स्पेसेस में डाले जाते हैं। नाउ सैंड ड्रिल क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से जब सीड को बोया जाता है उसको कहते हैं हम सैंड ड्रिल। इसमें यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे सीड को बोया जाता है। सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल। इसके बाद में क्या होगा कि सीड को वापस कवरिंग भी मिलती है। उसके सीड आपने बो दिया, उसके बाद वापस से मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि बर्ड्स आकर के सीड्स को ना खा पाए और इससे हमारा टाइम और लेबर दोनों की दोनों सेव होता है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, हमने अब जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आएगी आफ्टर द सोइंग वो क्या है, मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र। बीज बोने के बाद में हमें उनमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है। नाउ मैन्योर क्या होता है, सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी डाले जाते हैं जिससे हमारा जो प्लांट है, जो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके और साथ के साथ सॉइल जो है उसकी भी अच्छी फर्टिलिटी हो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। हमने ये अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, जिसमें क्या होता है कि घर के जो वेस्ट होता है, घर का वेट वेस्ट होता है, फ्रूट वेजिटेबल पील्स होती है, उसको हम सॉइल से कवर करते हैं और कुछ दिनों के बाद में वो क्या हो जाता है, मैन्योर बन जाता है। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को एक गहरे गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसके क्या बनती है, हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है।
ठीक है। इसमें कुछ भी क्या होता है, मेन्योर में कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। नाउ व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है। ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम ऑफ द नेम्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव यूज़ करोगे फर्टिलाइजर्स का, तो इससे क्या होती है कि सेल है वो सॉइल है वो लेस फर्टाइल बनने लगती है। और इससे क्या होता है कि जब ये फर्टिलाइजर्स वाटर में मिलते हैं तो वाटर का पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। इसलिए मेन्योर है वो बेटर है फर्टिलाइजर्स से। ओके, क्योंकि क्या होता है कि मेन्योर में क्या होता है कि मेन्योर जब हम यूज़ करते हैं तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। सॉइल है वो पोरस हो जाती है। पोरस मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाती है, स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में एयर स्पेस ज़्यादा होगी। इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा होएगा। CO2, O2 का, ऑक्सीजन, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इन दोनों का एक्सचेंज जो है वो आसानी से होगा। और इससे क्या होता है कि मेन्योर डालने से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, उनके लिए भी ये फ्रेंडली होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि इन सबको मार देते हैं क्योंकि वो केमिकल होते हैं, तो वो ये जब यूज़ करेंगे तो वो मर जाएंगे। नाउ इट इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। नाउ अब हम फर्टिलाइज़र और मेन्योर के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या है कि ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसको मैन ने बनाया है। ये क्या है, नेचुरल नहीं है। ये मेन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है, ये नेचुरली बनता है। ओके, ये फैक्ट्री में बनेगा, ये फार्म्स पे बनता है। ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर सॉइल। It doesn't provide the humus to the soil. Sorry. It doesn't provide humus and it provides the humus. Okay. Now it is rich in plant nutrient like NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. इन सब में ये रिच होता है और ये इसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट थोड़े से कम पाए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि 2 क्रॉप्स होती है, 1 बाय 1 एक एक को उगाया जाता है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली सेम फील्ड में उगाया जाएगा। इससे होता क्या है, जैसे कि लेग्यूम्स है, दाल है, एक सीज़न में दाल उगा दी और नेक्स्ट सीज़न में वीट उगा दिया। इससे क्या होता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मिलते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहीं जाएंगे नहीं, बराबर सॉइल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो दाल होती है, दाल का प्लांट होता है जो, उसकी रूट्स में ये कुछ उसकी रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, वी ऑल नो दैट जो 21% तो ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और 1% CO2 और ये सब होता है। उसके अलावा 78% नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट क्या करते हैं कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और अमोनिया जो है वो डायरेक्टली प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा और ये कन्वर्जन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है और ये दाल के रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे उसको बराबर नाइट्रोजन मिल रहा है सॉइल को, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉइल। और ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल अपनी नेक्स्ट जो क्रॉप उगाते हैं उसमें भी वो यूज़ करता है, हमको अलग से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।